चलिए हम लोग जो सेशन स्टार्ट किए थे थ्योरी क्लास का, जो थ्योरी क्लास में बायोलॉजी का क्लास 3 था, उसमें हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें पोषण के बारे में जिक्र किए थे। और इसमें हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट तक हम लोग कंप्लीट किए थे। इसके बाद हम लोगों को 3 भागों में पढ़ना था। एक था आपका कार्बोहाइड्रेट, पहला था इसमें कार्बोहाइड्रेट था, और दूसरा आपका है प्रोटीन है, और तीसरा का था आपका फैट्स था, मतलब वासा था। तो हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग चालू करेंगे प्रोटीन वासा। तो देखिए आपका है प्रोटीन जो होता है, ये सबसे पहले किसने दिया था? प्रोटीन क्या है और इसको किसने दिया था? जो प्रोटीन होता है हम लोगों के शरीर में बाहर से हम जो लेते हैं, जो खाते हैं, दाल खाते हैं, दाल, सोयाबीन और मूंगफली जो होता है, मूंगफली, ये सब प्रोटीन के हम लोग को प्रोटीन इसके द्वारा प्राप्त होता है। और प्रोटीन का क्या कार्य होता है? जो प्रोटीन होता है इसका कार्य क्या होता है? ये शरीर का वृद्धि के लिए उपयोग किया जाता है। जो शरीर में वृद्धि होता है प्रोटीन के कारण ही होता है। जो शरीर के वृद्धि होता है प्रोटीन के कारण ही होता है। और इसका प्रोटीन का सबसे पहले किसने दिया था? जो प्रोटीन सबसे पहले आपका बर्जिलियस ने दिए थे। प्रोटीन सबसे पहले बर्जिलियस ने दिए थे। ये आपका 1838 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में कौन दिए थे? ये दिए थे आपका बर्जिलियस दिए थे। ये दिए थे आपका बर्जिलियस दिए थे। ये आपका बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का प्रयोग किए थे। तो आपने देखा प्रोटीन का स्रोत होता है दाल, सोयाबीन, मूंगफली, और इसका कार्य क्या है? शरीर का वृद्धि में काम आता है। और इसी के कारण क्या होता है? शरीर में वृद्धि होता है। और प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया था? 1838 ईस्वी में बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये सर्वप्रथम 1838 ईस्वी में बर्जिलियस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। ये किए थे प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग आपका किए थे बर्जिलियस ने किए थे। ये किए थे बर्जिलियस ने। देखिए भार के हिसाब से, देखिए भार में सजीवों की कोशिकाओं में, देखिए यहाँ पर दिया है सजीव कोशिकाओं का लगभग कितना रहता है और निर्जीव का कितना रहता है? सजीव कोशिका ये रहता है कितना? 14% भाग, 14% भाग। और ये मृत एवं सूखी कोशिकाओं का लगभग 50% भाग प्रोटीन का होता है। जो मृत या सूखी, जो कोशिका मृत होते हैं या सूखी होते हैं, उनमें प्रोटीन का भाग कितना होता है? 50% होता है, 50% रहता है। लेकिन सजीव कोशिकाओं में कितना रहता है? 14% भाग रहता है। और मृत में कितना रहता है? आपका 50% लगभग प्रोटीन्स का भाग रहता है। प्रत्येक जीन में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन्स की रूपरेखा होती है, इसीलिए कोशिकाओं की इतनी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं। प्रोटीन्स में बहुत सारे अणु पाए जाते हैं। और ये कोशिकाओं की इतनी विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के जो अणु पाए जाते हैं, ये किसमें पाए जाते हैं? जीन के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूपरेखा होते हैं। और इसलिए कोशिकाओं में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के आपका प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा सबसे पहले प्रोटीन का क्या कार्य है? प्रोटीन का कार्य है शरीर के वृद्धि के लिए कार्य करता है। और ये इसका स्रोत होता है आपका दाल हो गया, मूंगफली हो गया। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। सबसे अधिक पूछता है प्रोटीन किसमें पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। ये 46% प्रोटीन ही पाया जाता है। कितना? 46%। और मूंगफली में पाया जाता है। इसका सबसे पहले जो शब्द प्रोटीन से आया था, इसको बर्जिलियस ने 1838 ईस्वी में दिए थे। बर्जिलियस ने कब दिए थे? 1838 ईस्वी में दिए थे। और प्रोटीन का कार्य होता है मानव शरीर का वृद्धि विकास के लिए प्रोटीन का उपयोग होता है। प्रोटीन में जो प्रोटीन होता है उसमें
सजीवों के लिए अभी बताए थे आपको 14% भाग, और मृत जीवों के लिए, सूखी के लिए कितना 50% भाग प्रोटीन्स होते हैं। प्रत्येक जीन में वही पीछे वाला बात है कि जीन के एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के रूपरेखा होते हैं, इसलिए कोशिकाओं के इनके विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स के अणु पाए जाते हैं। अब देखिए, जो पूर्ण विखंडन या शुद्ध जो प्रोटीन होते हैं उनका पूर्ण विखंडन होता है। ये किस रूप में होता है? किस रूप में होता है? ये टूटते हैं किस में? एमिनो अम्ल में। अमीनो अम्ल में टूटते हैं, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल में टूटते हैं। ये देखिए, पूर्ण विखंडन पर शुद्ध प्रोटीन के अणु सरल एमिनो अम्ल में क्या होते हैं? आपका अणु में टूट जाते हैं, ये होते हैं। और प्रोटीन का एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। प्रोटीन जो होता है एक उत्प्रेरक भी होता है। उत्प्रेरक करने का मतलब एक एंजाइम होता है, एंजाइम, इसका कार्य होता है। देखिए यहाँ दिया, अनेक जटिल प्रोटीन मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं उत्प्रेरक अर्थात एंजाइम का कार्य करते हैं। ये एंजाइम का काम करती है। यहाँ का है अम्ल प्रोटीन के एमिनो अम्ल के यौगिक होते हैं, अर्थात एमिनो अम्ल की इनकी संयोजक इकाई होती है। जो आपका एमिनो अम्ल होता है ये प्रोटीन से मिल करके बना होता है, और ये इसका संयोजक इकाई होती है। किसका? प्रोटीन का। प्रोटीन का संयोजक इकाई क्या होती है? एमिनो अम्ल होती है, एमिनो अम्ल होती है। अब देखिए यहाँ दिया, अनेक जटिल प्रोटीन, जो जटिल प्रोटीन होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ये मेटाबॉलिक प्रतिक्रियाओं में क्या करते हैं? टूटने के लिए एंजाइम का प्रयोग करते हैं या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। ये एंजाइम का कार्य करते हैं या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पे है कुछ प्रोटीन्स जो हार्मोन्स के रूप में होते हैं। प्रोटीन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? कुछ प्रोटीन जो होते हैं आपका हार्मोन के रूप में भी होते हैं, कुछ होते हैं जो हार्मोन्स के रूप में भी होते हैं, हार्मोन्स के रूप में भी होते हैं, हार्मोन्स के रूप में भी होते हैं। इसमें कोशिकाओं की क्रिया के नियमन करते हैं। जो कोशिकाएं की क्रियाएं होती हैं, जो कोशिकाओं की क्रिया, जो सेल की क्रिया होती है, उसको क्या करते हैं? नियामक करते हैं। इसे नियामक प्रोटीन बोला जाता है। जो इसका कोशिकाओं की क्रिया में करते हैं इसको क्या बोलते हैं? नियामक बोला जाता है। नियामक प्रोटीन्स बोला जाता है, नियामक प्रोटीन्स बोला जाता है इसको। इस पे थ्योरी का सेशन चलाया जा रहा है, और इस जो यूट्यूब पे जो भी आपका सेशन चलाया जा रहा है उससे आप लोग जुड़े रहें और कंटिन्यू क्लास करें। देखिए, प्रोटीन का जो स्रोत होता है इसमें एमिनो अम्ल से ही प्राप्त होते हैं। देखिए, अनाज, अंडे, दूध आदि के पोषक प्रोटीन से ऐसे अम्लों का प्राप्ति होती है। जो क्या होते हैं? एमिनो अम्लों का क्या होती है? प्राप्ति होती है। एमिनो अम्लों का प्राप्ति होती है। प्रोटीन्स का स्वभाव देखिए कैसा होता है। प्रोटीन का जो स्वभाव होता है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो ये आपका होता है क्षारीय होता है। तो जब क्षारीय होगा तो ये किसको संतुलित करेगा? अम्ल रहेगा तो अम्लों को संतुलित करेगा, और क्षारीय रहेगा तो क्षार को संतुलित करेगा। ये किसको संतुलित करेगा? शरीर में किसको बैलेंस करेगा? अम्ल यानी क्षार को क्या करेगा? क्षार का जो भी संतुलन होगा, अम्ल क्षार का संतुलन करता है। देखिए, प्रोटीन का स्वभाव क्षारीय होता है, और शरीर में अम्ल क्षार का संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? अम्ल क्या होता है? प्रोटीन होता है आपका क्षारीय होता है। प्रोटीन होता है क्षारीय होता है, और इसका कार्य होता है जैसे अम्ल और क्षार होता है, उसमें अम्ल और क्षार का क्या करता है? इसमें अम्ल को भी क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। अम्ल का संतुलन यानी बैलेंस करके रखता है, संतुलन बनाता है। ये प्रोटीन क्षारीय होता है, और ये आपका अम्ल के संतुलन को बना रखता है। अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखता है। क्षार और अम्ल का संतुलन को बना करके रखता है। प्रोटीन्स क्या होता है? ये क्षारीय होता है, और प्रोटीन क्या करता है? क्षारीय और अम्ल के जो संतुलन, जो बैलेंस रहता है, एसिड और बेस का जो बैलेंस करता है वो प्रोटीन करता है। प्रोटीन में क्या करता है? इसका कार्य भी है कि अम्ल और क्षार को क्या करना है? बैलेंस करना है, इसको बना करके रखना है, संतुलन को बना करके रखना है। और ये कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। इसका प्राकृतिक होता है क्षारीय होता है। प्रोटीन्स के स्वभावतः क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। शरीर में अम्ल क्षार संतुलन बनाए रखने में क्या करता है? महत्वपूर्ण इसका सहयोग होता है। आगे आपका है प्रोटीन। एक देखिए, प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन किस क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन का यौगिक यानी कंपाउंड पाया जाता है, कंपाउंड पाया जाता है मुख्यतः इसमें। प्रोटीन में
प्रोटीन में किसका यौगिक पाया जाता है? ये आपका नाइट्रोजन का यौगिक पाया जाता है। और भोजन में प्रोटीन को पचाने के उपरांत हमें किसमें परिवर्तित करता है? ये करता है एमिनो एसिड में। ये करता है एमिनो एसिड में। ये चेंज करता है किसमें? एमिनो एसिड में करता है। देखिए दिया प्रोटीन एक नाइट्रोजनी यौगिक है। कैसा है? नाइट्रोजनी, मतलब नाइट्रोजन युक्त होता है, इसमें नाइट्रोजन रहता है। भोजन में मौजूद प्रोटीन पचाने के उपरांत किसमें बदलता है? ये बदलता है आपको एमिनो एसिड में बदलता है। जो हम भोजन करते हैं, हम भोजन में क्या लिए? मान लीजिए हम प्रोटीन लेते हैं, भोजन हम क्या लिए? प्रोटीन लिए। यहाँ से क्या किया? हम प्रोटीन लिए। प्रोटीन का जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्रोत होते हैं, आपको वही बताए थे, सोयाबीन, मूंगफली और दाल से हम प्रोटीन लेते हैं और ये भोजन के रूप में चेंज होते हैं। ये किस में रूप में चेंज होंगे? यहाँ पर भोजन के रूप में होते हैं, किस में देंगे? एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। और प्रोटीन का कार्य होता है किसको? आपका अब प्रोटीन एक क्षारीय होता है। अब प्रोटीन का कार्य क्या है? अम्ल और क्षार को दोनों का करना? बैलेंस करना, दोनों को बैलेंस करना। ये देखिए यहाँ पर भोजन में मौजूद प्रोटीन पाचने के उपरांत एमिनो एसिड में परिवर्तित होते हैं और शरीर के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण किसमें होता है? एमिनो एसिड के द्वारा होता है। और ये इसमें 20 तरह का एमिनो एसिड, कुल मिलाकर के 20 एमिनो एसिड रहते हैं। कितने रहते हैं? 20 रहते हैं। 20 एमिनो एसिड रहते हैं, एमिनो एसिड मौजूद रहते हैं। शरीर के लिए आवश्यक सभी प्रोटीन में निर्माण में कुल मिलाकर के 20 मतलब 20 एमिनो एसिड द्वारा होता है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है, इसका प्रोटीन का मुख्य यौगिक कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। जो कंपाउंड होता है आपका नाइट्रोजन होता है। ये भोजन के द्वारा आपको एमिनो एसिड के द्वारा, देखिए प्रोटीन जो हम लेंगे वो किस में जाएगा? भोजन, यानी एमिनो एसिड में क्या होगा? चेंज होगा और इसको हमको शरीर को क्या करेगा? आपका ऊर्जा देगा। और वही क्या होता है? कितने एमिनो एसिड होते हैं? 20 होते हैं। 20 आपका एमिनो एसिड होते हैं। आगे आपका है जो प्रोटीन का कार्य होता है। मान लीजिए हम लोग प्रोटीन लिए हैं, अब उसका कार्य क्या होगा? हम लोग शॉर्ट में बताए थे कि प्रोटीन का कार्य होता है जो मानव शरीर का धीमी वृद्धि होता है, उसको विकास करने के लिए हम लोग प्रोटीन का उपयोग करते हैं। देखिए प्रोटीन का कार्य होता है, इसका शरीर के निर्माण में होता है, शरीर का निर्माण में होता है, शरीर का निर्माण में होता है। और दूसरा होता है आपका जो मानव शरीर का वृद्धि रुक जाता है, मानव शरीर का वृद्धि रुक जाता है। जैसे आप क्या पीते हैं? प्रोटीन एक्स पीते हैं। किस लिए पीते हैं? मानव अपना शरीर के वृद्धि के लिए पड़ते हैं और लंबा हो जाए, बढ़ जाए, इसके लिए क्या करते हैं? प्रोटीन का सेवन करते हैं अधिक से अधिक मात्रा में। और प्रोटीन परीक्षण के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? प्रोटीन का परीक्षण के लिए हम लोगों ने पिछले कक्षा में देखा था, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण के लिए हम लोग आयोडीन का प्रयोग करते थे। तो अगर जो उसका रंग काला नीला हो गया तो समझिए उसमें क्या पाया जाता है? उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। वैसे ही किसमें? प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन के प्रयोग के लिए हम लोगों ने इसमें प्रोटीन के प्रयोग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? इसमें किया जाएगा CuSO4 का, CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। और इसमें इसका कलर अगर जो आपका कैसा होगा? ये बैगनी रंग का अगर परिवर्तित होता है तो समझिए कि उसमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, उसमें प्रोटीन पाया जाएगा। उसका कलर अगर जब बैगनी रंग का हो गया तो उसमें पाया जाएगा प्रोटीन पाया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट में हम लोग उसका परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आयोडीन का करते हैं। वैसे ही प्रोटीन के परीक्षण के लिए प्रयोग करेंगे CuSO4 का। और इसका रंग कैसा हो जाएगा? बैगनी हो जाएगा, बैगनी। तो समझिए कि उसमें क्या पाया जा रहा है? उसमें पाया जा रहा है आपका प्रोटीन पाया जा रहा है। कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसका परीक्षण के लिए, प्रोटीन के परीक्षण के लिए CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। और उसका रंग और जब बैगनी रंग में परिवर्तित हो रहा है तो समझिए कि उसमें क्या पाया जा रहा है? उसमें आपका प्रोटीन पाया जा रहा है। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट में था आयोडीन पाया जाता था। आयोडीन के परीक्षण के द्वारा क्या पाया जाता था? कार्बोहाइड्रेट। वैसे ही इसमें CuSO4, इसको नोट कर लेंगे, CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। और उसका रंग अगर बैगनी रंग का हो गया तो समझिए उसमें प्रोटीन पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है मानव शरीर का जो शरीर होता है, शरीर के निर्माण करने में हम जिसको क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। प्रोटीन को क्या बोलता है? जो प्रोटीन होता है इसको बिल्डिंग ब्लॉक बुलाता है। प्रोटीन को बुलाता है आपका, प्रोटीन को बुलाता है बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक बुलाता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बुलाता है, मतलब बिल्डिंग को, मतलब शरीर को क्या करता है? बिल्डअप करता है, शरीर को बिल्डअप करता है।
देखिए, और ऊर्जा की आपूर्ति करता है। जो ऊर्जा को क्या करता है, आपूर्ति करना, और प्रोटीन के कमी से क्या होता है, क्वासिक्योर होता है, क्वासिक्योर होता है, और मरमासम नामक रोग होता है। जो मरमासम नामक का होता है रोग होता है, क्वासिक्योर होता है और मरमासम होता है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए आपको अभी बताया था CuSO4 का प्रयोग किया था। किसे कहता है, CuSO4 का प्रयोग किया जाता है। अगर इसका रंग कैसा हो जाए, बैंगनी हो जाता, समझिए उसमें क्या होता है, आपका प्रोटीन पाया जाता है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि हो जाता है, यानी वृद्धि रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन एक्स लेते हैं। वही है आपका कमी किसका प्रयोग करते हैं, प्रोटीन का प्रयोग करते हैं। प्रोटीन से हम लेते हैं और अपना शरीर क्या करते हैं, बढ़ाने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, ऐसा होता है कि अगर हम 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं तो शरीर में कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, 1 ग्राम में कितना होता है, 4.2 कैलोरी होता है। 4.2 कैलोरी ऊर्जा हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना लेंगे, 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम लेंगे तो कितना ऊर्जा प्राप्त होगा, 4.2 कैलोरी होगा। वसा में सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होता है, वसा में। उसके बारे में आगे देखेंगे हम। देखिए, वसा आ गया आपका, इसको बोलते हैं लिपिड्स या फैट्स, वसा होता है, वसा। ये वसा जो होता है, इसको सबसे पहले किसने दिया था, वसा को सबसे पहले दिया था ब्लोर ने दिया था। सबसे पहले किसने दिया था, ब्लोर ने दिया था। और प्रोटीन को सबसे पहले 1838 ईस्वी में दिया था आपका बर्जिलियस ने दिए थे। ये 1943 में दिए थे। किसने दिया था, ये ब्लोर ने दिया था, 1943 ईस्वी में दिए थे। और वसा जो होता है शरीर में आपका स्किन के अंदर जो मौजूद रहता है उसी को वसा बोला जाता है। और वसा से ही आदमी का होता है, फैट बढ़ता है, फैट होता है। इसमें वसा सबसे अधिक पाया जाता है आपको किससे, घी से। घी हो गया, इसमें जो घी हो गया, या तेल उल हम लोग खाते हैं, तेल का उपयोग करते हैं, उसमें सबसे अधिक हमको क्या प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है। और ऊर्जा भी सबसे अधिक कौन देता है, आपको वसा देता है। सबसे अधिक ऊर्जा भी कौन देता है, वसा देता है। देखिए, लिपिड शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने था, ब्लोर ने दिया था, 1943 इसमें दिया था। भोजन में मौजूद वसा पाचन के उपरांत किसमें परिवर्तित होता है, फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में होता है। अभी हम लोग प्रोटीन को किसमें चेंज हुआ था, जो प्रोटीन होता है एमिनो एसिड में होता है। देखिए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन को नोट कर लीजिएगा, प्रोटीन होता है आपका किस में, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में आपका कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट था आपका ग्लूकोज में। और यहाँ पे है वसा, वसा किस में परिवर्तित होता है, ये आपका फैटी एसिड में, फैटी एसिड में, फैटी एसिड या ये तथा उसमें किस में, ग्लिसरॉल में, तथा ग्लिसरॉल में, सॉरी ग्लाइकोसेरॉल होता है, ग्लाइकोसेरॉल होता है। ग्लाइकोसेरॉल में टूट जाता है और कोशिकाओं को पुनः क्या करता है, व्यवस्थित कर देता है, होकर के शरीर के ऊर्जा फैट में निर्माण कर देता है। फैट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का करता है, सुरक्षा देता है। जिसमें अधिक रहेगा फैट, उसको मारिएगा भी तो क्या होगा, उसका कोशिकाओं को कोई क्षति जल्दी नहीं पहुंचता है। फैट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों का करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है, वृद्धि करता है, बिल्डअप करता है शरीर को, और ये क्या करता है, सुरक्षा देता है। शरीर के अंगों को क्या करता है, सुरक्षा देता है। शरीर का अंगों को क्या करता है, सुरक्षित देता है। शरीर के अंगों को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, वसा करता है, वसा करता है। जिसमें अगर अच्छा खासा मोटा आदमी रहेगा, उसको पीटिएगा तो उसको क्या होगा, उसके मतलब चोट लगने की बहुत कम संभावना रहता है। उस पर लगेगा कि हम उसको क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक उसको दाब देना पड़ेगा, अधिक से अधिक मारना पड़ेगा, तो उसको क्या होगा, चोट लगेगा। और प्रोटीन क्या करता है, शरीर को बिल्डअप करता है, शरीर को बिल्ड करता है, शरीर को क्या करता है, बिल्ड करता है। ये प्रोटीन एमिनो एसिड में चेंज होता है। और वसा किस में चेंज होता है, फैटी एसिड या आपका होगा ग्लाइकोसेरॉल होता है, ग्लाइकोसेरॉल होता है। इसका सबसे पहले किसने दिया था, ये ब्लोर ने दिया था, वसा को ब्लोर दिया था। ये कोशिका, देखिए ये कोशिका द्रव, कोशिका झिल्ली, केंद्रक द्रव और केंद्रक झिल्ली की इत्यादि का निर्माण किया जाता है। फैट के द्वारा ऊष्मा का निर्माण होता है। जो फैट होता है, जो वसा होता है फैट, ये क्या करता है, ऊष्मा का निर्माण करता है। शरीर में क्या रहता है, ऊष्मा रहता है, मतलब हीट किया रहता है। शरीर को क्या करता है, ऊष्मा को नियंत्रित करता है, ताप को नियंत्रित करता है। देखिए, शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जैसे देखिए, मोटा आदमी रहता है तो कहता है कि हमको ठंडा नहीं लगता, क्या करता है, उसके ताप को क्या करता है, नियंत्रित रखता है। इसके द्वारा एडिपोज टिश्यू का क्या होता है, निर्माण होता है। फैट्स के द्वारा होता है आपका एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है, एडिपोज
आपका टिश्यू जो होता है उसका निर्माण करता है। क्या करता है? निर्माण होता है, निर्माण होता है। आगे आपका है जो विटामिन होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए विटामिन जो होता है ये आपका दो तरह का होता है। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, घुलनशील, और एक होता है दूसरा आपका होता है आपका वासा में घुलनशील। तो जो हम अभी वासा के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम वासा में घुलनशील विटामिन अभी देखेंगे। वासा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन, घुलनशील विटामिन। और जो जल में घुलनशील विटामिन होता है, जल जब हम पढ़ेंगे तो जल के बारे में फिर से अध्ययन करेंगे। ये आपका है वासा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जब पार्ट आएगा उसमें विटामिन का अच्छा से हम क्लास लेंगे उसमें। अभी देखिए जो वासा में घुलनशील विटामिन होते हैं और जल में होते हैं बी और सी, बस इतना याद रखना, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और जो भी उसके बाद से होता है बी उसमें रहता है ए डी ई के का होता है, ये वासा में घुलनशील, मतलब वासा में घुलनशील विटामिन होते हैं। वासा में कुछ विटामिन के लिए सॉल्वेंट यानी विलाय का कार्य करते हैं, जैसे विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन ई हो गया और विटामिन के हो गया। देखिए विटामिन दो प्रकार से बांटा गया है, एक होता है वासा में घुलनशील विटामिन, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन। तो जो वासा में घुलनशील विटामिन होता है ए डी ई के होता है, और जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? ये होता है आपका बी और सी होता है। दो ही होता है जल में जो जल में होता है वाटर में होता है, वाटर में कौन होता है? ये आपका होता है बी और सी, बी एंड सी, बी एंड सी। वही आपसे पूछेगा फैट्स में पूछ दिया आपसे तो क्या लिखेंगे? फैट्स में हो गया आपका, फैट्स में हो गया ए डी ई और के हो गया, ई डी यहाँ पे देखिए ए डी ई के, और वाटर में हो गया बी और सी, वाटर में हो गया बी और सी। ये था आपका वासा। और इसमें जो इसका निर्माण होता है, जो इसके फैट के द्वारा होता है उष्मा का निर्माण होता है। फैट के द्वारा क्या होता है? उष्मा का निर्माण होता है। वासा का सबसे पहले किसने दिया था? 1943 ईस्वी में आपका वासा दिया था, ब्लोर ने दिया था। वासा का उपयोग किया जाता है जो शरीर के सुरक्षा प्रदान में होता है। वासा उष्मा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। वासा जो होता है उसमें किसमें चेंज हो जाता है? जो वासा होता है वो फैटी एसिड में चेंज होता है। शरीर में क्या होता है? फैटी एसिड में। जैसे हम तेलीय चीज खाते हैं, घी वाला चीज खाते हैं, वो क्या होता है? वासा का सबसे अधिक बढ़ाता है। और वासा का क्या करता है? उसमें निर्माण किसका होता है? एडिपोज टिश्यू का निर्माण होता है। और विटामिन जो वासा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए डी ई के, और जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बी और सी होता है, आगे आपका है देखिए, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिए थे तो उसमें 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलता था, और इसमें सबसे अधिक उसका डबल मिलेगा। 1 ग्राम अगर जो वासा का हम भोजन करते हैं तो कितना ऊर्जा मिलेगा कैलोरी? 9.2। देखिए वासा के लिए उस ऊर्जा का मान सबसे अधिक होता है, और जो वासा का हम सेवन करते हैं तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलेगा। इसमें मिलता है वासा में अगर हम 1 ग्राम वासा का सेवन करते हैं तो इसमें कितना ऊर्जा मिलेगा? ये मिलेगा आपका 9.2 कैलोरी। और प्रोटीन में कितना मिला था? 4.1 ग्राम प्रोटीन लेंगे उसमें कितना मिला था? 4.2 कैलोरी। देखिए किसी वासा के संयोजन के समान या विभिन्न प्रकार के वसीय अणु के भाग ले सकते हैं, इसलिए वासा भी अनेक प्रकार के होते हैं। वासा भी क्या होते हैं? अनेक प्रकार के। देखिए दूध में, घी में, मक्खन में, बीज के तेल में पाए जाते हैं, वासा इस सब में पाए जाते हैं। और होता है कुछ वसीय अम्ल होते हैं, दोहरे बंधन में होते हैं, जिनके कारण इसे हाइड्रोजन के अणुओं की जितनी संख्या हो सकती है उतने नहीं हो सकती है, इसलिए उसे अम्ल, वासीय अम्ल, और इनमें से युक्त वासीय असंतृप्त होते हैं, और अन्य क्या होते हैं? जिससे होते हैं जो संतृप्त असंतृप्त होते हैं, और अन्य क्या होते हैं? संतृप्त, मतलब अनसेचुरेटेड होते हैं, और उसके बाद से क्या होते हैं? सेचुरेटेड हो जाते हैं। इसमें दिया है कुछ वासीय अम्ल में दोहरे बंधन होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड पाया जाता है, जिनके कारण इनमें हाइड्रोजन के अणु जितनी संख्या हो सकती है उतने नहीं हो सकती है। जैसे हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो नहीं हो सकती है, इसलिए ऐसे वासीय अम्ल में कुछ क्या होते हैं? वासा जो होते हैं वो संतृप्त होते हैं और कुछ असंतृप्त होते हैं। देखिए युक्त जो होते हैं उसको क्या बुलाता है? जो और हाइड्रोजन, ऐसे हम लोग क्या बुलाता है? ऐसे वासीय हम लोग बुलाता है क्या चीज? असंतृप्त। और जो अन्य होते हैं उसका क्या बुलाता है? संतृप्त, मतलब सेचुरेटेड बोला जाता है।
अधिकांश पादप वासियों जैसे मूंगफली, तिल, सरसों, सूरजमुखी आदि में असंतृप्त पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? असंतृप्त पाया जाता है। ये हमेशा तरल अवस्था में होते हैं। ये सब होते हैं जो तरल अवस्था में होते हैं। इनमें अलग से हाइड्रोजन मिलाकर के इसे क्या बनाते हैं? वेजिटेबल घी बनाया जाता है। वेजिटेबल घी बनाया जाता है। और इसमें क्या करेंगे? अलग से हाइड्रोजन मिलाएंगे तो अभी क्या बनेगा? ये वेजिटेबल घी बनेगा। वेजिटेबल घी आपका बनेगा। और है आपका अधिकांश जंतुवासीय घी, चर्बी, मक्खन आदि क्या होता है? संतृप्त हो जाता है। देखिए इसमें होता है आपका जैसे मूंगफली हो गया, मूंगफली हो गया, तिल हो गया, इस टाइप का जो रहेंगे तरल अवस्था में जो रहते हैं वो असंतृप्त होते हैं। ये क्या होता है? असंतृप्त होता है। असंतृप्त होता है। और जो जंतु से पाया जाता है, ये पेड़ पौधे वाले हैं, पादप वाले हैं, ये सब असंतृप्त होते हैं। और इसमें होता है एक संतृप्त होता है। तो संतृप्त में कौन आएगा? ये आएगा घी, चर्बी, मक्खन, यानी जो जंतु से निकलेगा। ये पादप वाला होता है क्या चीज? असंतृप्त। और जो जंतु से निकलता है उसमें क्या होता है? संतृप्त होते हैं। इसमें देखिए ये क्या होता है? संतृप्त हो जाते हैं। जो मक्खन हो गया, ये सब आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका संतृप्त, मतलब सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड है। इसमें अधिकांश तो जंतुवासीय जैसे घी, चर्बी, मक्खन आदि संतृप्त होते हैं, क्योंकि इनमें दोहरे बंधन वाले वासीय अम्ल नहीं होते हैं। इसमें डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं? डबल वासीय नहीं होते हैं। इसलिए इसे क्या बोलता है? जाड़ों में क्या होता है? ठंडा या अर्ध ठोस हो जाते हैं। घी जो होता है क्या होता है? अर्ध ठोस हो जाता है, मतलब जम जाता है। ठंडे के दिन में क्या होता है? घी, वही गर्मी आएगा तो क्या होगा? पिसीज जाता है। और ये क्या होता है? ठोस अर्ध सूक्ष्म हो जाते हैं। और भोजन की इसकी लगातार सेवन करने से, देखिए वसा का अगर लगातार सेवन करते हैं तो इसमें आपके एक बीमारी हो जाता है, इसे रोग हो जाता है, जिसको क्या बोलता है? एंथ्रोस्वालोरोसिस हो जाता है। एंथ्रोस्वालिरोसिस हो जाता है। एंथ्रोस्वालोरिसिस बीमारी का होता है? रोग हो जाता है। वसा का विखंडन भी ऊर्जा का मुक्त होता है। वसा से भी क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। वसा से मिलता है ऊर्जा। O2 के कम होने के कारण ऑक्सीजन की अधिक हो जाती है, अतः ये कार्बोहाइड्रेट्स के तुलना में दुगुनी से कुछ अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। अधिकांश पादप पोषाव क्या होते हैं? असंतृप्त वसीय अम्ल की बहुतायत। अभी बताए थे आपको, जो पादप से हो गया तेल मिलता है, ये सब आपका जो सरसों का तेल हो गया, इस सब में भी आपका असंतृप्त वासीय अम्ल का पाया जाता है। ये था आपका वसा से संबंधित हम लोगों ने उसका उपयोग पढ़ा और उसका कार्य पढ़ा। मनुष्य तथा अन्य स्तनियों में प्रमुख वसा डिपो त्वचा के ठीक नीचे अर्ध स्वत्वचीय वसा अस्तर होते हैं, वो आपके रूप में होते हैं। इसे पेनिकुलिस या एंडोपोसिस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? पेनिकुलिस या एडिपोसिस बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? एडिपोसिस बोला जाता है। जो लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटीन के अणुओं से जुड़ी समन्वय वासीय होते हैं। और रुधिर वसाओं की क्या होता है? रुधिर मतलब क्या होता है? रक्त होता है। रुधिर मतलब होता है आपका रक्त। रुधिर मतलब होता है रक्त। वसाओं को क्या करता है? संचरण के रूप में होती है। ये संचरण के रूप में होती है। अब देखिए आगे आपका है संतुलित आहार और असंतुलित आहार। जो संतुलित आहार होता है, जैसे हम भोजन करते हैं, दूध को भी थोड़ा सा माना जाता है आपका क्या चीज? संतुलित आहार के रूप में, लेकिन कुछ चीज़ है जो दूध में भी नहीं पाया जाता है। वैसा भोजन जिनमें सभी अवयव मौजूद होते हैं, इससे दैनिक ऊर्जा की पूर्ति होती है, अच्छा कुछ मात्रा भविष्य के लिए संचित रहती है, उसे संतुलित आहार बोला जाता है। एक होता है आपका संतुलित आहार। संतुलित आहार मतलब कुछ ऐसा हम आहार लें, आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, जो हमको सब कुछ दे दे और वो क्या करे? हमको ऊर्जा भविष्य के लिए भी क्या करे? उस संचित रखे। और दूसरा होता है एक असंतुलित मतलब कुछ हम ऐसा आहार के रूप में ले जो हमको विटामिन भी दे दे, वसा भी दे दे, प्रोटीन्स भी दे दे, खनिज लवण भी दे दे, वो सब में क्या हो जाएगा? ये आपका संतुलित आहार हो जाएगा। और भविष्य के लिए ऊर्जा अगर जब नहीं भी लेते हैं कुछ दिनों तक, मतलब मान लीजिए हम आज नहीं लिए, कल हम फास्टिंग रहेगा, तो उसमें क्या होगा? वो संतुलित जो आहार रहता है वही हमारा क्या करेगा? रिकवर करेगा। और वही असंतुलित हम आहार लेते हैं तो हमको क्या होता है? हमको बीमारी हो जाता है। यही दो चीज़ होता है इसमें। आगे आपका है जो खनिज लवण है, इसके बाद से आपका विटामिन है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपको इसके बारे में जो चैप्टर चला है
इसका 3 पार्ट होगा, इसका 3 पार्ट होगा। अभी हम लोगों ने पार्ट 1 कवर किया, आज पार्ट 2 किया और पार्ट 3 आएगा। ये पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। और इसके बाद से जो पार्ट 4 होगा, इसमें बस हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या करेंगे, जो क्वेश्चन रहेंगे इसको हम डिस्कशन करेंगे। इसलिए आप लोग रोजगार तक यूट्यूब चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को शेयर करें और इस पर जो भी सेशन चलाया जा रहा है, मैथ, जीके, जीएस, बिहार या बिहार पुलिस या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है आपके, रेलवे, एसएससी, इस सब से आप अपने पढ़ाई को मजबूत करें और इस सब के सेशन से जुड़ेंगे तो आपका रिवीजन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपका खनिज लौड़ के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना।